वंदे मातरम। आज कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन कौन कौन से हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 है और इसका भाग 4 है। इसके बारे में सब भैया ध्यान से समझकर याद रखने का प्रयास करेंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा उनके संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दिए। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करता है। अतः नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत ज़रूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल तथा जीवभार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु वृहत कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना के बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम, जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, का उपयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। अगला बिंदु है सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। फोटोवोल्टाइक औद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलब्ध तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप ये पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा की उत्पादन की महान संभावना है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में, नागरकोइल में, मदुरई तथा अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी है। महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है नागरकोइल और जैसलमेर। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। अगला बिंदु है बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट पदार्थों, पशुओं और
मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी, तेल, उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने से सबसे दक्ष है। ये उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को भी रोकता है। ज्वारीय ऊर्जा महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सकरी घाटी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इन सकरी घाटी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उठने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बढ़ाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तब पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुदूर सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वार तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उतली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषित कर तप्त हो जाता है और ये इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है, जो ये भाप में परिवर्तन हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन के चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो परियोजनाएं शुरू की गई है। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है तथा दूसरी लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है।
ऊर्जा संरक्षण को या ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व की अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्ण उपागम अपनाना होगा। उदाहरणार्थ, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करके, जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। इस पाठ के माध्यम से अपने इसके 4 खंड किए और आशा करता हूँ कि आप सब भैयाओं को ये ऊर्जा का पाठ समझ में आया होगा और ऊर्जा और खनिजों से जो हमारे संसाधन हैं उनके बारे में विस्तार से आप इन वीडियो को सुनकर समझकर याद रख सकते। अगले पाठ में अपन विनिर्माण उद्योग जो आपके पाठ्य पुस्तक का 6 है, इसके वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तब तक आप इन अध्यायों का, इन वीडियो का अध्ययन करता रहे। सभी भैयाओं को बहुत बहुत धन्यवाद।